रफ्तार कुछ इस कदर तेज है जिंदगी की, सुबह का दर्द शाम को पुराना हो जाता है। अब खुशी और गम दोनों ही हिस्सा है जिंदगी का, तो क्यों ना सभी लम्हों को बटोर कर अपनी जेब में रखा जाए। इन्हीं लम्हों में झांकने की कोशिश करते हैं हम अपने खास मेहमान के साथ। आज के एपिसोड में तकनीकी सहयोगी हैं श्री ओम प्रकाश शर्मा। तो आगे से बातें दिल की विद सुषमा। बात रफ्तार से शुरू हुई थी आज, तो इसी को बढ़ाएंगे आगे उन खास शख्सियत के साथ जिन्होंने स्पीड के मायने समझाए सभी को, इंटेलिजेंट राइडिंग का अर्थ बताया सभी को। Founder Secretary at Saahas, works as road safety consultant and is a major sports promoter, Mr. Anil Gautam. हेलो अनिल जी। हेलो सुषमा जी, एंड सबसे पहले मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाकर मुझे मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात कर सकूं। बिल्कुल, आपके बहुत सी दिल की बातें हम जानेंगे क्योंकि बहुत खास पर्सनालिटी है आपकी, एक साहसी, दबंग, बोल्ड एंड स्मार्ट पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं। तो क्यों ना इसी साहस से बात की शुरुआत करें। कैसे जुड़ा ये नाम आपके नाम के साथ? अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो बचपन की छवि है वो बाद में बड़े होने के साथ में आपके साथ बढ़ती चली जाती है। मेरे पिता एक पुलिस अधिकारी थे, बहुत ही जांबाज पुलिस अधिकारी थे, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी। अब ऐसे बच्चे के दिमाग में सबसे सामने पहले वही छवि दिमाग में रही, बहुत साहसी थे और वहीं से साहस शब्द जो था वो मेरे दिमाग में आ गया। ऐसा ही उन्होंने भी कहते रहे, ऐसी बातें सुनाते थे कि नहीं घबराना नहीं, डरना नहीं जीवन में। तो वहां से ये साहस शब्द मुझे बड़ा अपील कर रहा था और वहीं से शुरुआत हुई। बस फेडरेशन के साथ जब जुड़ने का नाम आया कि अच्छा एक संस्था बनाते हैं और फेडरेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है, तब उसका अंग्रेजीकरण करना जरूरी था। तो मेरे एक बड़े ब्रदर हैं, उन्होंने मेरी मदद की अंग्रेजी के लिए और उन्होंने इसका नाम बहुत अच्छा फॉर्म कर दिया, सोसाइटी फॉर एडवेंचर, अवेयरनेस, ह्यूमैनिटी एंड ऑटोमोबाइल स्पोर्ट्स। इसमें मेरी सारी इच्छाएं आ गई और साहस का साहस रह गया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो आपने बताया आपके पापा एक पुलिस ऑफिसर, काफी डिसिप्लिन रहा होगा घर पर। तो अनिल गौतम जो बचपन वाला अनिल गौतम था वो डिसिप्लिन में रहता था या अपने रूल्स खुद बनाता था? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि अब ये जो इंटरव्यू है ये मेरे घर परिवार और मेरी मदर अभी भी हैं, वो भी सुनेंगी तो उनको बताना होगा। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता है यहाँ पर। मैं बाय बर्थ ही अच्छा बच्चा हूँ, गुड नेचर्ड और डिसिप्लिन्ड और अच्छा स्टूडेंट था अपने पिता का। जैसा वो कहते जा रहे थे वैसा मैं सीखता जा रहा था। हाँ, कुछ खिलाड़ी प्रवृत्ति था, कुछ बातें चोरी छिपे भी करता था। जैसे घर से निकल जाना वो रात को कि भाई देर तक आ जाना, इस तरह की बातें थी। लेकिन उन्होंने कभी डांटा नहीं, उन्होंने हमेशा समझाया और सिखाया। ये एक अच्छी बात रही हमारे साथ। तो बहुत सी बातें आपने सीखी, और उसी समय कौन सी वो उम्र थी जब आपने थाम लिया मोटरसाइकिल का हैंडल? बच्चा था, अपने पिता को बैरक कैप लगाए, एविएटर गॉगल्स लगाए, बढ़िया सी पर्सनालिटी वाले को बुलेट पे देखते हुए बड़ा हो रहा था। तो मोटरसाइकिल तो जहन में घुसती चली जा रही थी। लेकिन तब बच्चा था तो साइकिल थी, साइकिल मिली हुई थी और साइकिल से ही शुरुआत हुई। ठीक है, बड़े होंगे जब मोटरसाइकिल मिलेगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आज एक चीज अनवील कर देता हूँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं 1977 और 78 में जयपुर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा साइकिल रेसिंग में। वाह। तो साइकिल से जुड़ाव रहा और उसके बाद जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस मिला मोटरसाइकिल हाथ में आ गई। क्या बात है। सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स चलते हैं हमारे देश में, तो इन टू व्हीलर्स चालकों के लिए रफ्तार के क्या मायने हैं? क्या समझा है अब तक आपने? ये माइंडसेट कैसा है यहाँ? देखिए, माइंडसेट की बात यह है कि हमारे देश के अंदर मोटरसाइकिल जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे यहाँ पर रेसिंग की जब बात आती है तो 1% लोग भी नहीं है जो मोटरसाइकिल रेसिंग की दुनिया में जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं, एड्रेनलिन रश होता है, जैसे मैं भी था 17, 18, 20 साल की उम्र में जब आया तो मुझे भी था कि तेज रफ्तार से चलानी है। बट फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसे पुलिस अधिकारी के घर में पैदा हुआ जो ट्रैफिक
डिपार्टमेंट के ही एक्सपर्ट थे और अच्छा स्टूडेंट था, तो उनकी बातें सुनता सीखता बड़ा हुआ। बच्चे जो हैं वो जब जवान हो रहे होते हैं तब तो उनको रफ्तार का लगता है, लेकिन इनकी परसेंटेज बहुत कम है। आप सड़क पे खुद ड्राइव करती हैं तो आप देखिएगा कि जितना ट्रैफिक सामने चल रहा होता है उसमें से मुश्किल से कभी कोई 1-2 नादान बच्चे तेज चलाते हुए नजर आएंगे आपको। तो इसको रफ्तार जो है ये कुछ नादान है जिनको नहीं समझा पा रहे हैं, शायद ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं समझा पा रहे हैं या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले नहीं समझा पा रहे हैं। तो ऐसे समय पर साहस और अनिल गौतम जैसे लोग काम आते हैं। हमारी बात वो बच्चे समझ जाते हैं। हम उनको कहते हैं कि आपको रेसिंग करनी है, आपको स्टंट्स करनी है, ये एक स्पोर्ट है, इंटरनेशनल स्पोर्ट है, हमारे पास आइए, हम आपको सही मैदान उपलब्ध कराएंगे। पब्लिक रोड्स आर नॉट रेसिंग ट्रैक्स। एग्जैक्टली। तो जब हाथ में आ गई आपके बाइक और आपने इंटेलिजेंटली मोटर बाइक राइडिंग सीख ली, तो किस तरह के एक्सपीडिशंस चुने आपने एज अ मोटर बाइकर? क्या एक्सपीरियंसेस रहे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस? देखिए, फ्रैंकली सेइंग, मैं मोटर बाइकर ही हूँ। मैं मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करने का मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कि मैं जो डिस्टेंसेस, जो रोड्स, जो ऊंट लड्डे के रास्ते थे, अब मुझे लगता था कि ऊंट लड्डा उधर कहाँ निकलेगा इस मिट्टी के रास्ते में से होके, वो मुझे आकर्षित करते थे। तो उन चीजों को देखते हुए मैंने मोटरसाइकिल पर इस तरह की जर्नीज करना शुरू किया। लेकिन अब तब तक यही था कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। धीरे धीरे जानकारी बढ़ने लगी। उस समय ना इंटरनेट था, ना कोई और जानकारी थी। बस ये था कि मोटरसाइकिल चलाना और मोटरसाइकिल से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं वो सीखने के लिए जरूर मेरे पास मेरे पिता थे और मेरे कुछ मैकेनिक मित्र बन गए थे। जब मैं बड़ा हो गया था, उन लोगों से मुझे सीखने को मिलता रहा कि भाई मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो क्या करना है, खुद ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो क्या करना है। और फॉर्चुनेटली मेरा दिमाग भी ठीक था, मैं भी अच्छी चीजें समझ जाता था। हालांकि मैं इंजीनियरिंग साइड नहीं हूं मैं, लेकिन मैकेनिकल साइड काफी अच्छा समझ रहा था। तो उस समय आप सोलो राइडिंग करते थे? मैं मेजोरिटी टाइम, अगर मेरे जीवन का 45 वर्ष का स्पैन देखेंगे तो मेजोरिटी मैंने सोलो राइडिंग ही की है। साहस का जन्म तो बहुत देर से हुआ है। जी। तो कौन से ऐसे एक्सपीडिशंस जो आप शेयर करना चाहें कि बड़ा ही कमाल लगा आपको वहां पहुंचकर, को लगा ना जाने मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, और किस तरह की फीलिंग, जैसे जन्नत जैसी कोई फीलिंग आती है जब आप कुछ बहुत ही अप्रत्याशित सा देख लेते हैं, ऐसा कुछ जहन में? देखिए, इस एक्सपीडिशन की शुरुआत जो हुई, ये मतलब मैं अकेला मोटर बाइकिंग कर रहा था। 98 में साहस बना। साहस बनने के बाद मैंने रेसेस को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। रेसेस को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया तो जवान बच्चे मेरे साथ जुड़ने लगे। जवान बच्चे जुड़ने लगे तो कुछ अच्छे जिन पर मुझे कॉन्फिडेंस था, उन्होंने कहना शुरू किया कि सर आप अकेले राइड करते हैं, आप हमको भी साथ लेके चलिए। और मेरे दिमाग में जो ये साहस शब्द था, एक वर्दी वाले के घर में तो मैं पैदा ही हुआ था, लेकिन साथ में मुझे, जैसे एक हर जवान बच्चे का, और मैं उस दशक का हूं जब 71 वॉर हो चुका था, तो मुझे भी फौज में जाने की इच्छा थी। नहीं जा सका, वो अलग बात है, लेकिन मेरे दिमाग में साहस का प्रतीक भारतीय सेना ही रही हमेशा दिमाग में, जो निष्काम निस्वार्थ काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तब मेरे एक दिन दिमाग में आया कि मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन किए जाए जो इनको डेडिकेट किए जाए। हर आदमी अपने तरीके से इनके प्रति साहस, फौज के प्रति, सेना के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करना चाहता है। मैंने 8 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन फौज के सम्मान में और फिर फौज के एसोसिएशन में की। मैं भारत की ऐसी ऐसी डेस्टिनेशंस पर गया मोटरसाइकिल पर जो सिविलियंस भी अलाउड नहीं है, क्योंकि मैंने फौज से क्लोजली एसोसिएट किया अपने आप को, और फौजियों ने मुझे समझा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। सियाचिन आर्मी बेस जाने वाला मैं पहला सिविलियन हूं। तब सियाचिन आर्मी बेस जाना किसी सिविलियन को अलाउड नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत रोमांचक लगा कि अरे ये जगह है जहां पर हम कुछ घंटे नहीं बिता सकते और ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं बेस की बात कर रहा हूं, मैं सियाचिन पे ग्लेशियर की बात नहीं कर रहा हूं, कि वहां तक तो मोटरसाइकिल जा नहीं सकती है। एक भारत में एक जगह है जिसका नाम हम भारतीय अधिकतर लोग जानते ही नहीं है। वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है भारत का। उस जगह का नाम है किबिथु, और वो है अरुणाचल प्रदेश में। वो एक डेस्टिनेशन था जहां मैं पहुंचा तो फौजियों ने इतना सम्मान दिया कि कभी कोई सिविलियन यहाँ आने की सोच भी सकता है क्या। और ये डेस्टिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फलाना डेस्टिनेशन ज्यादा अच्छी थी, और तो मैं अन्याय करूंगा एक को छोड़ के दूसरे के साथ। राइट।
वैसे तो पिछले कुछ वर्षों में देश में जो हमारी हाईवेज का नेटवर्क है काफी स्ट्रांग हुआ है, जिस पर तफसील से ध्यान भी दिया गया है, कार्य किया गया है। बट फॉर टू व्हीलर ड्राइवर्स स्पेशली कुछ अलग प्रयास होते दिखाई दिए आपको उनकी जरूरत के अनुसार? ये थोड़ा सा दुख का विषय है भारत में कि भारत में 21 करोड़ दुपहिया वाहन है और मात्र 8 करोड़ चार पहिया वाहन है। लेकिन भारत में जितने भी सड़कें बनाई जाती हैं, जितने भी एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं या सुपर एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, या जैसे अभी मैं रिसेंटली मेरी विजिट बॉम्बे थी, वर्ली सी लिंक है, अटल सेतु है, इन सब जगहों पर दुपहिया वाहन अलाउड नहीं है, मोटरसाइकिल्स टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है। तो ये बात मैंने वहां पर मेंशन भी की, अखबार में भी मेंशन की है और अधिकारियों को भी मेंशन की है और सरकार तक भी पहुंचाई है कि आप हमसे इतना टैक्स लेते हैं और आप हमारे लिए एकमात्र 10 फुट का स्पेस नहीं बना सकते हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो अभी एक्सप्रेसवेज और रोड्स बनाने में सारा कंसंट्रेशन सरकार का 4 व्हीलर है, दुपहिया वाहन पे भी होगा, देखिए। बिल्कुल। टू व्हीलर ड्राइवर्स के लिए सेफ्टी मेजर्स की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा और जरूरी है, तो भारत में क्या माइंडसेट है इसे लेकर? अभी हम ग्रो कर रहे हैं, अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं और जहां तक सेफ्टी मेजर की बात है तो सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर होता है एक किसी भी चालक के लिए, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चाहे वो चार पहिया वाहन हो, सबसे जरूरी होता है अपनी क्षमता में चौकस चलाना। कोई भी प्रोटेक्शन, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे जैकेट हो, चाहे बूट्स हो, वो आपको नहीं बचाएंगे। अगर आपको कोई बचाएगा तो वो आपका होगा अपनी क्षमता में चौकस चलन। मोटर बाइक रेसिंग की बात करें, जिस चीज को आपने नए मायने दिए, एक शुरुआत की थी आपने जब सब इंटरेस्टिंग वे में और बहुत इंटेलिजेंटली इसमें इन्वॉल्व हुए, तो इंडियन फैसिलिटीज पर क्या सोच है आपकी जब हम बात करते हैं मोटर बाइक रेसिंग? हाँ, इस बारे में मेरी फेडरेशन से भी, जैसा कि मैं थोड़ा रिबेलियन हूँ, फेडरेशन में मैं एक जानकारी और दे देता हूँ आपको। वर्ष 1999 में मैं इंटरनेशनल जज चुन लिया गया था रेसिंग का। तो फेडरेशन में थोड़ी मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ गई क्योंकि मैं इंटरनेशनल जज बन गया था। तो वो बुलाने लगे, पूछने लगे, पूछताछ करने लगे। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि आप भारत के संदर्भ में अपने रूल्स रेगुलेशंस और रेसेस आयोजित नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जबकि हमारी इंडिजीनियस मोटरसाइकिल्स या 4 व्हीलर्स, इंडिजीनियस रेसर्स, इंडिजीनियस फैसिलिटीज नहीं है हमारे यहाँ पर। जो हालात हैं हमें उनके अंदर ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो जैसे मैंने रेसेस ऑर्गेनाइज करनी शुरू की तो मैंने पहली शर्त यही रखी कि भारतीय मोटरसाइकिल होनी चाहिए। आप कोई भी मोटरसाइकिल लेकर आइए, लेकिन वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए। विदेशी मोटरसाइकिल्स को मैंने अपनी रेसेस में अलाउ नहीं किया, जिसका फायदा ये हुआ कि जो युवा बच्चे जो रेस चलाना चाहते हैं, जिनके पास कोई सी भी भारतीय मोटरसाइकिल थी, वो बड़ी आसानी से मेरी रेस में भाग लेने के लिए आए। रही बात सेफ्टी की, तो जो हेलमेट भारत में बेस्ट उपलब्ध थे, जो ग्लव्स उपलब्ध थे, शुरुआत में आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जब बच्चे आए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ग्लव्स नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि आप फुटबॉल गोलकीपर के ग्लव्स लीजिए, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट काम करेंगे। ऐसे हमारी शुरुआत हुई, तब साधन ही नहीं थे। अब तो सब चीजें मिलने लगी हैं, इंटरनेट हो गया, ऑनलाइन सब चीजें उपलब्ध होने लगी हैं। तो उस समय ये रहा। तो जब मैंने ये कहा कि भारतीय मोटरसाइकिलें, तो भीड़ की भीड़ मेरी रेसेस के अंदर, जब उस जमाने में जब रेसेस में 30-35 रेसर्स हुआ करते थे, मेरी रेसेस में 80-90 पार्टिसिपेंट्स होते थे। बिल्कुल, और मैं तो स्वयं साक्षी बनी हूँ आपके द्वारा आयोजित रेसेस की। बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो रेसेस हुई हैं और सब में एक बहुत ज़ील होती थी, पैशन होता था। और सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो आपने उनका बहुत ख्याल रखा है। एक स्वच्छंद शख्सियत रही है आपकी और बाइक राइडिंग आपका पैशन, लेकिन घर वालों को अक्सर इस बात की घबराहट रहती है जब कोई बच्चा टू व्हीलर लेकर निकलता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो आपके घर वालों का क्या नजरिया, क्या सोच रही आपकी इस दीवानगी के प्रति? इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं उन चुनिंदा खुश नसीब लोगों में से हूँ जो जीवन भर वो कर पाया जो करना चाहता था।
देखिए, महत्वाकांक्षाएं तो बहुत सारी हैं। वो हर व्यक्ति की सभी की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। इच्छाएं मेरी अभी भी हैं, मैं भी डकार रैली में पार्टिसिपेट करना चाहता था, नहीं कर पाया, ये सब अलग बात है। अदरवाइज अगर यूं शॉर्ट में देखा जाए तो मैं जीवन भर वो कर पाया जो मैं करना चाहता था, और उसके लिए सबसे बड़ा सहयोग है, मारवाड़ी में कहावत है, पांचों कपड़ा राजी होना चाहिए। सबसे पहली शुरुआत होती है माता पिता, फिर होता है भाई बहन, फिर आपकी शादी हो जाती है, आपकी पत्नी, फिर आप और बड़े हो जाते हो, आपके घर के बच्चे। और मैं इतना फॉर्चुनेट हूं कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, यहाँ तक कि मेरे जीजा, मेरे बहनोई, और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, घर के सभी बच्चे, सभी मेरे हमेशा सहयोगी रहे। मुझे कभी किसी ने रोका टोका नहीं, रादर मुझे एनकरेज ही किया, सपोर्ट ही किया, तभी मैं ये कर पाया। बिल्कुल, सो यू हैव बीन वेरी लकी। और सही कहा आपने कि आपका जो पैशन है वही आपने लाइफ लॉन्ग उसमें भाग लिया है, तो वाकई बहुत लकी हैं आप। तो आपने ये जो भी सीखा है टू व्हीलर राइडिंग को लेकर, कैसे उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास आपका चल रहा है? बहुत पुरानी बात है, मैं शायद 22-23 वर्ष का था और मेरे पिताजी उदयपुर पोस्टेड थे। मैं मोटरसाइकिल पे पहुंचा उनके पास, दोपहर में पहुंच गया था, लंच किया, फिर शाम को रात को उनको फुर्सत मिली। वो उन दिनों में टेलीविजन का जमाना नहीं था, नॉवल पढ़ा करते थे सोते टाइम, तो नॉवल पढ़ रहे थे और फिर उन्होंने मुझे आवाज दी, अपने कमरे में बुलाया और फिर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए। जैसे उस समय जयपुर से उदयपुर के रूट के अंदर पेट्रोल पंप्स की बड़ी दिक्कत थी। ब्यावर के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं था, एक भीम पर हुआ करता था जहां अक्सर पेट्रोल नहीं होता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तेरा पेट्रोल खत्म हो जाए तो भीम पे अगर नहीं मिला तो तू क्या किया? तो मैंने कहा कि वो भीम पे पेट्रोल पंप वाले से मैंने पूछा, तो उसने कहा सामने दुकान पे बेचता है वो और 2 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। मैंने उस पर दुकान वाले से जाके 2 लीटर पेट्रोल खरीदा, उसने कुछ लीटर पेट्रोल खरीदा, उसने कहा कि आप इतना लीटर ले लो, फिर आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा कांकरोली के अंदर। ऐसे फिर उन्होंने कहा अगर पंचर हो जाए तो क्या करता है? तब मैंने उनको अपने बारे में बताया कि भाई पंचर हो जाती है तो इस तरह से चलानी पड़ती है, प्रैक्टिस चाहिए और पंचर चलाई जा सकती है। इसमें गैजेट होता है जिसको टायर कैचर कहते हैं, जो टायर को व्हील पे से उतरने नहीं देता। इस तरह के उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे और फिर बाद में उन्होंने जब ये पूछ लिया मुझसे, तब उन्होंने कहा कि ये जो तेरा स्व अर्जित ज्ञान है, जब मैं 22-23 साल का था तब की बात है, उन्होंने कहा ये तेरा स्व अर्जित जो ज्ञान है ये तेरे साथ चला जाएगा। भारत में हर 12-13 साल का बच्चे से लेके 40 साल का आदमी तेरे जैसे मोटरसाइकिल पर ट्रेवल करना चाहता, तेरे जैसे घूमना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। तो इस स्व अर्जित ज्ञान को बांटने के बारे में सोच, ये उन्होंने ही मुझे इंस्टिगेट किया, समझाया। और तब मैं बच्चा था, करियर की लड़ाई थी, शुरुआत थी जीवन की, ना समझ था उतना। 1998 में जाके साहस फॉर्म हुआ, तब तक मैं लेट 30s में, तब तक समझ आ चुकी थी। और जब मैं इसके साथ जुड़ा और कुछ गतिविधियां करने लगा तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नजर भी मुझ पे पड़ी और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की भी नजर मुझ पर पड़ी। मैं बहुत सारे अधिकारियों का नाम लेना तो चाहता हूं पर मैं ले इसलिए नहीं रहा हूं कि गलती से कोई मिस हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, खुद को अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने घेर लिया मुझको और बुलाया कि भाई तुम कहते हो तो ये सब बच्चे बड़े डिसिप्लिन हो जाते हैं, हेलमेट भी लगाते हैं, तरीके से रोड पर चलाते हैं, और हम कहते हैं तो गलियों में भाग जाते हैं ये। तो मैंने उनको तब भी समझाने की कोशिश की थी कि देखिए खड़ूस मास्टर से कभी कोई नहीं पढ़ता है, मास्टर अच्छा होना चाहिए, उनका दोस्त बनना चाहिए, फिर वो सब बातें सुनते हैं। तो देन आई गॉट एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बहुत सारी लगातार कई वर्षों तक मैं डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा रहा। और आप जो आज मोटर बाइकर्स के ग्रुप्स देखते हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये मुझ नाचीज की ही देन है। क्या बात है। एक ग्रुप आया जो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल चलाते थे, उन्होंने 12-15 लड़के आए, उन्होंने कहा कि हम साहस ज्वाइन करना चाहते हैं। तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे अगर ऐसा कुछ आगे बढ़ाना है मोटर बाइकिंग को और इन सबको सिखाना है तो मेरे को बांधना नहीं है मुझे। मैंने कहा नहीं, तुम अपना ग्रुप बनाओ, ग्रुप लीडर बनाओ, अपना नाम चुनो और फिर मेरे पास आओ। ऐसा ही उन्होंने किया और फिर जो उनका इंटरेस्ट है, अब रॉयल एनफील्ड वाले जो हैं वो क्रूजर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं। फिर एक ग्रुप आया कि हम रेसिंग करना चाहते हैं,
मैंने उनको भी यही सलाह दी। फिर एक ग्रुप आया जो स्टंट्स करना चाहते थे, मैंने उनको भी यही सलाह दी, और धीरे-धीरे करके वैरायटी ऑफ मोटरसाइकिल ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। बस मेरी उनसे शर्त यही रहती थी कि अच्छा, अब अगर मैं तुम्हारा मेंटर हूँ, तो पब्लिक रोड्स आर नॉट रेसिंग ट्रैक्स, इस बात को गांठ बांध लेना, वरना फिर मेरे पास मत आना। तो बच्चे सुनने लगे और बात मानने लगे। बस बड़ा अच्छा लगा। एज मोटर स्पोर्ट्स प्रमोटर भी आपका बहुत अच्छा रोल रहा है, उसके बारे में बताइए। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 99 में मैं इंटरनेशनल ऑफिशियल, टेक्निकल वर्ड होता है स्टीवर्ड, FIM, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिज्म में, स्विट्जरलैंड में हमारा बेस ऑफिस है, और तब मैं चुन लिया गया था। 98 में मैंने साहस फॉर्म किया, और उसके बाद जो सीमित साधन थे उनमें रेसेस कराना शुरू किया। कैसे प्रमोट हुआ इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैंने पहली रेस आयोजित की 1998 में, तो 22 पार्टिसिपेंट्स थे, 22 पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से 13 मोटरसाइकिल मैकेनिक थे और बाकी कॉलेज गोइंग बच्चे थे। वो जो कॉलेज गोइंग बच्चे थे उन सब ने मुझसे ये कहा कि सर, हमारा नाम अखबार में नहीं छपना चाहिए, हमारे मम्मी पापा को नहीं मालूम है। अब रेसिंग का डिसिप्लिन का अपना मामला था मेरा, तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तो मैं नहीं चलाने दे सकता था। अब ये देखिए कहानी बदलती है, ये है 1998 की बात, और 2005 में आप रेस में आई थी, 2006 में रेस हुई, 2007 में रेस हुई। हालात बदलते हुए ये हो गए कि उनके फैमिलीज चेयर अप करने के लिए वहां पहुंचती थी। वो जो बच्चे अपनी रेसिंग के स्किल को छुपा रहे थे अपने पेरेंट्स से, अब उनके पेरेंट्स जो थे वहां पर रेसिंग के मैदान में मौजूद रहते थे और चेयर अप करते थे। पेरेंट्स मेरे पास घर पे आते थे कि हमारे बच्चा मोटरसाइकिल रेसिंग या कार रेसिंग करना चाहता है, आज भी आते हैं गाइडेंस लेने के लिए। तो ये समय बदला और उनको समझाने में मैं सफल हुआ कि मोटरसाइकिल रेसिंग या कार रेसिंग ये भी एक स्पोर्ट है, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ओके, कहीं तो अपन ने कुछ अचीव किया। नेशनली अभी क्या सिनेरियो है अगर हम कार रेसिंग या बाइक रेसिंग की बात करते हैं? बाइक रेसिंग और कार रेसिंग नेशनली काफी प्रमोट हो रही है। देखिए, बिना धन के कुछ नहीं होता। जब तक स्पॉन्सर्स आगे नहीं आते हैं कुछ भी प्रमोशन नहीं हो सकता है। फॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों में आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत नुकसान हुआ तो खेल एकदम डंप हो गया, लेकिन उसके बाद हम जैसे जो और हिंदुस्तान भर में लोग हैं उन लोगों ने सबने ही प्रयास किया है और फॉर्चुनेटली अब प्रमोटर्स आ गए हैं। तो यहाँ पर काफी रेसेस आयोजित हो रही हैं, तरह तरह की रेसेस हो रही हैं। जयपुर में भी एक 28 तारीख को रेस होने वाली है, एंड जो कि नेशनल चैंपियनशिप का राउंड है। दैट्स ग्रेट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपने कोलैबोरेशन की बात की, मैंने भी आपको देखा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ खास करके उनका जब स्पेशल डे होता था, वीक होता था पूरा जी, तो उसमें आप सपोर्ट देते थे। किस तरह आपके ग्रुप के साथ आप बूस्ट करते हैं, अवेयर करते हैं सबको, किस तरह से और डिपार्टमेंट से आप जुड़े और अवेयरनेस का जो भी मुहिम था उसे चलाया? रोड सेफ्टी के लिए जब मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विभाग के अधिकारी थे उन्होंने अप्रोच किया, तो वो वर्ष ऐसा था जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मुझे सेम डेट्स के ऊपर ऑटो एक्सपो दिल्ली जो हर 2 वर्ष में होता है, वहां से इनविटेशन था और मुझे वहां जाना था। तो मैंने उनसे असमर्थता जाहिर कर दी और माफी मांग ली। मुझे मालूम नहीं था, जब मैं घर पहुंचा तब तक वो मेरे पिताजी को फोन कर चुके थे। और बचपन में तो इतनी डांट नहीं पड़ी, लेकिन जवान होने पर डांट पड़ी कि तुम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मना करके आ गए और तुम्हें ऑटो एक्सपो में जाना जरूरी है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या वाकई जाना जरूरी है, क्या तुम ये नहीं कर सकते हो? जो तुम्हारा मिशन है वो तो यही है ना कि तुम लोगों को सही तरह से सड़कों पे चलाना सिखाना चाहते हो, बच्चों को सिखाना चाहते हो कि सड़कें रेसिंग का ट्रैक नहीं है, आओ मेरे साथ आओ, यहाँ रेसिंग करते हैं, यही है तुम्हारा मिशन, तो क्या तुम वो नहीं छोड़ सकते? एंड फाइनली मैंने ऑटो एक्सपो वालों से असमर्थता जाहिर की, माफी मांगी और फिर मैं ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ जुड़ गया, क्योंकि यही तो मिशन था मेरा। मैं यही तो चाहता था कि हाँ, ये नई पीढ़ी आ रही है वो बिल्कुल सही दिशा में चले, रेसिंग भी करे। एक बैच मेरा जुड़ा, तो उनमें से एक बच्चा था जो बहुत ही 18 साल का हुआ ही था, और उसने आके कहा कि बोले सर, हम जब आपको देखते थे
दूर से देखते थे, जब तक आपसे नहीं जुड़े थे तब तक हम आपस में बात करते थे कि एक ही तो बुड्ढा देखा है जो कहता है मोटरसाइकिल रेसिंग कर लो। अच्छा, आपने बताया पापा को आप बड़ा एडमायर करते थे जब वो अपनी बुलेट चलाते थे, जी। है ना? तो एक तरह से वो आपके रोल मॉडल बने। बिल्कुल। इसके अलावा और कोई रोल मॉडल? मोटरसाइकिल की दुनिया में तो मैं नहीं देखता, क्योंकि मैं खुद ही इतनी सी उम्र से चलाने लगा कि मैं अपने आप को ही देख रहा था उस समय तो। और एक और भी बात थी, 70, 80, 90 इतना मतलब 20-22 वर्षों तक तो मुझे कभी कोई भारतीय मोटरसाइकिल चालक मिला ही नहीं मेरी तरह घूमता हुआ हिंदुस्तान में। ये तो सब 21वीं शताब्दी में सेल फोन आने के बाद, उसके बाद इंटरनेट आने के बाद ये सब घूमने लगे हैं। जब रील्स बनने लगी, कॉन्फिडेंस आ गया, सेल फोन आने से कॉन्फिडेंस हो गया। अच्छा मम्मी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, या बीवी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, और सूचित कर पा रहे थे एक दूसरे को। मोटरसाइकिल खराब हो गई है तो वो अपने संबंध को फोन कर सकते थे किसी फ्रेंड को कि मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई, यहाँ आ जा। तो इस सेल फोन आने के बाद हिम्मत बढ़ी लोगों की। तो मुझे इतने वर्षों तक तो अगर कोई मिले, हाँ मोटरसाइकिल चालक मिले, तो वो कोई जर्मन मिला, इजरायली मिला, ब्रिटिश मिला, लेकिन भारतीय नहीं मिले। तो मैं किसको रोल मॉडल मानता हूँ? आप खुद अपने रोल मॉडल हैं। नहीं, ये कहना भी नहीं चाहता मैं, ऐसा अहंकारी नहीं हूं मैं, बिल्कुल भी घमंड मुझ में नहीं है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, कोई ऐसी खूबसूरत एक्सपीरियंस याद हो, किसी से कोई मुलाकात हुई आपकी, या ऐसा कोई डेस्टिनेशन या कोई जगह, मतलब नेचर को आपने एक अभूतपूर्व रूप में देखा, कोई भी खास याद जो आपकी बाइकिंग से जुड़ी हुई? आपने प्रश्न पूछा तो मुझे मौका दिया आपने अपने आप को और एक्सप्रेस करने का। मैं आपको अपनी फिलॉसफी बताना चाहूंगा कि मैं प्रकृति को देखता हूँ, लेकिन घूमता हूँ, निहारता हूँ, लेकिन मुझे प्रेम केवल जीवित मनुष्यों से है। जो सिधार चुके हैं उनके प्रति सम्मान है, उनकी स्मृतियां हैं, लेकिन मैं लगाव और प्रेम सिर्फ जीवित मनुष्यों से रखता हूं। तो मैं अगर लद्दाख जाऊंगा तो पहाड़ की चोटियां, बर्फ, ये सब तो देखूंगा, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट होगा उस लद्दाखी के साथ बैठ के बात करना, उसकी जीवन को समझना। अब वो लद्दाख है और किबितू है, जो ऐसी डेस्टिनेशन हैं जहां लोग पहुंचते नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर जैसलमेर जाते हैं तो हमको वहां पर भी यही हालात मिलते हैं। और जहां थिन पॉपुलेशन है, और अभी रिसेंटली जैसे बॉम्बे जैसी जगह में भी गया मैं, वो क्राउडेड पॉपुलेशन है बिल्कुल, लेकिन वहां पर भी जो मोटरसाइकिल में, आप देखिए मलाबार हिल्स जो कि एक पॉश एरिया था, वहां पर एक मोची की दुकान थी छोटी सी, टिपरी लगा के बैठता। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें जगा कि यार ये इस जगह में कौन इससे जूते ठीक करा रहा होगा, ये अमीरों का एरिया है, या तो जूते फेंकते होंगे सब। तो मेरा इंटरेस्ट मनुष्यों से बतियाना, बात करना, उनके जीवन को समझना, उनको पहचानना है। रही बात इंटरेस्टिंग की, तो जो मैंने आपसे कहा कि फौज के साथ जो मेरा एसोसिएशन रहा है, मैं किबितू पहुंचा। देखिए उनकी एक छोटी सी घटना सुना देता हूं आपको। तो शाम को मैं पहुंचा तो पहला कॉल उनका डिनर के लिए जो था शाम को, कि आप क्या ड्रिंक लेते हैं? मैंने कहा जी आई एम ए टी टॉडलर, आई एम ए प्योर वेजिटेरियन। उसके बाद मैं जब मेस पहुंचा तो मेरे पास जो ड्रेस है वही ड्रेस है, मेरे पास फॉर्मल ड्रेस नहीं थी। तो आई वॉज इन्फॉर्म्ड कि आप अपनी ड्रेस में आइए। और वहां पर उन्होंने उस दिन कमांडेंट ने अनाउंस किया सबके सामने कि आवर गेस्ट अनिल गौतम इज अ टी टॉडलर एंड प्योर वेजिटेरियन, हेंस नो ड्रिंक्स एंड नो नॉन वेज टुडे। वाह! अब ये जो मनुष्य जो एक दूसरे का आदर करता है, एक दूसरे की, ये चीजें मुझे छू लेती। तो बहुत सी संस्कृतियों को आपने यूं कहे कि जाना, पहचाना, परखा, लोगों से मिले। वाकई दिल को छूने वाली बहुत सी बातें हैं जिन्हें शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक वैसे वर्षा एक सिचुएशन और सुनाना चाहूंगा। कहीं बहुत ही रिमोट एरिया में, राजस्थान के बहुत ही पुष्कर और जैसलमेर के बीच में कहीं पर, जिसको ढाणी कहते हैं, जहां आबादी नहीं है, एक ही परिवार के मिट्टी के मकान बना के रह रहे हैं, 10-12 मकान हैं और 25-30 लोग हैं और वहीं बच्चे हैं वो। तो मैंने अपने जीवन में पहली बार वहां पर मोटरसाइकिल खराब हो गई थी और मैं रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। तो वो 1-2 बच्चे मेरे पास आ गए और फिर उन्होंने छाया में मेरे साथ कहा कि आप यहाँ काम कर लो,
भाषा की थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन राजस्थान था तो समझ में आ रहा था। तो वो गांव जो भी उस ढाणी के सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने बिठा के, और तब तक मेरा एक और शागिर्द मुझको ढूंढता हुआ पहुंच गया था वहां पर, और उन्होंने कहा कि नहीं, चाय तो पी के जाओगे। अब उन्होंने मना नहीं कर सकते थे मेहमान नवाजी को। चाय आई, मुझसे एक घूंट भी नहीं पी गई, लेकिन मैं कैसे कहूं कि मुझे नहीं पी जा रही है। इतनी देर में मेरा तीसरा शागिर्द और आ गया, जो मुझे मालूम था कि कुछ भी खा पी सकता है, उसकी कैपेसिटी है। मैंने उसको कहा, मैंने एक सिप ले लिया था, मैंने कहा लो तुम चाय पी लो, और मैंने चाय उसको पकड़ा दी। बाद में जब हम वहां से निकल लिए तब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मेरे से तो एक सिप नहीं पिया है। सर, भेड़ के दूध की चाय थी। ओह, तो कैसे कैसे एक्सपीरियंस आपको हुए? वाओ, अमेजिंग। मतलब पूरी जो आपकी अब तक का एक लाइफ की जर्नी रही है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही है, एंड यू रियली हैव बीन वेरी लकी, आई मस्ट से। मोटर बाइक राइडिंग की जो एक बात है, जॉयफुल एक्सपीरियंस है, ये तो आपकी शख्सियत से समझ आ ही रहा है, लेकिन ये सभी के लिए जॉयफुल हो, उसके लिए कुछ स्पेशल टिप्स आपके द्वारा? मोटर बाइकिंग का, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, कि जो सबसे सुरक्षित चीज है वो तो ये है कि आप अपनी क्षमता में चलाएं। सड़क जो है वो रेसिंग का ट्रैक नहीं है, इसलिए रेस न करें, होड़ न करें, अपनी क्षमता में चलाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है, आपके पास 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल है या आपके पास 15 लाख की मोटरसाइकिल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब मोटर बाइक करें, सब अपनी अपनी क्षमता में चलाते हैं, सबसे प्यार से मिलिए, सब अच्छे हैं, सारी दुनिया अच्छी है, मेजोरिटी 99% लोग दुनिया में अच्छे हैं। अब देखिए, कभी कभी बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है, बुरे लोग भी हैं, लेकिन बहुत कम है। हम नाथुला पास की तरफ जा रहे थे, बिहार का मिड बिहार था, जो कि काफी उस जमाने में बदनाम माना जाता था, सड़कें तो थी नहीं खैर, और कोई एक दुर्घटना हो गई थी, एक लाश सड़क पर रख के पब्लिक ने सड़क बंद कर रखी थी कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा हम यहाँ सड़क नहीं खुलने देंगे। मैंने भीड़ से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा जी देखिए, आपकी जो शिकायत है वो सरकार से है, प्रशासन से है, और हमको शाम तक जो है रिपोर्ट करना है, वहां पहुंचना है, तो यदि आप इजाजत दें तो हम साइड से चले जाएं, वरना तो ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। और भीड़ ने तुरंत हमारे को जगह दे दी कि नहीं, आप इधर से निकल जाइए। तो भीड़ है, देखिए, मॉब से सब डरते हैं, और उस मॉब ने भी हमारे को, और वो भी बिहार जो इतना बदनाम है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां भी बहुत अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। और अब क्योंकि अंत में हम पहुंच रहे हैं, तो मुझे एक, हाँ, आप पर्सनल बात में करना चाहूंगी। किशोर दा के आप फैन हैं, ये तो मैं जानती हूँ, और बड़ी ही खूबसूरत आवाज भी आपको दी है मालिक ने, तो बाइक पर चलते हुए अक्सर गुनगुनाते भी होंगे आप, तो कौन सा वो नगमा है जो अक्सर आपके होठों पर आता है? गाने तो देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, मोटरसाइकिल चलाते हुए अकेला होता हूँ, राइड कर रहा होता हूँ, तो गाने भी गाता हूँ, नो डाउट। लेकिन आपने ये प्रश्न पूछ लिया है तो मैं इसका जवाब अपनी फिलॉसफी से देना चाहूंगा, जो मैं अपने चाहता हूँ, जो इसका प्रश्न अभी आपने पूछा उसका भी जवाब है ये। और मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने 1957 में उनका गीत है, रूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। वाओ, सो व्हाट इज योर फाइनल मैसेज फॉर एवरीवन? मोटर बाइकिंग को खूब एंजॉय कीजिए, दुनिया घूमिए जहां तक हो सके, कल नहीं आने वाला है, जो कर सकते हैं वो आज करें, लेकिन अपनी क्षमता में करें। बहुत खूब। सो अनिल गौतम जी, इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सुषमा जी, आज आपने मौका दिया, मैं तो इसी बात पर आभारी हूँ आपका। थैंक यू।